अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड मैट्रिक। चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर फिजिक्स का हम स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में बेसिकली हम जो मैटर के हमारे 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को रीड करेंगे। सबसे पहले हम रीड करेंगे व्हाट इज़ द मैटर। मैटर क्या है? मैटर बेसिकली एनीथिंग इन द स्पेस विच हैव मास और ऑक्यूपाई सम स्पेस। कोई भी चीज़ हमारे पास इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो कि कुछ वज़न रखती है या कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर कहलाती है। मैटर के हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है और वो स्टिफ होती हैं, देखने में हार्ड होती हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। जबकि लिक्विड जिनके जो कि कंटेनर का शेप ले लेती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स में थोड़ी जगह होती है और वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स सॉलिड्स के मुकाबले में थोड़े कम होते हैं। जबकि गैसेस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत होते हैं और वो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग नहीं होती क्योंकि वो गैस फॉर्म्ड है। तो ये सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो हमने मैटर के बारे में पढ़ा, ये इसको रीड कर लीजिएगा। सॉलिड, गैसेस और लिक्विड्स, इसके बारे में आपको प्रॉपर्टीज़ में गिवन है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो पिछला रिव्यू हो जाएगा। आपको कॉपी में क्या करना होगा, सबसे पहले मैटर मैंने समझा दिया। मैटर के बाद आपको ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, मैटर को डिस्क्राइब करा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने। व्हाट इज़ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऐसी क्योंकि उसने मैटर की मोशन के ऊपर बात की है। मतलब हर वक्त जो हमें ये पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली इन द स्टेट ऑफ मोशन रहते हैं, चाहे वो वाइब्रेशनल मोशन होगी, चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन होंगे। पहला पॉइंट क्या, पोस्टुलेट्स, अहम पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अहम जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो बनता है वो किससे बनता है, स्मॉल पार्टिकल से, वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से, जो कि उससे भी छोटा पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन दैट मे बी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा एक स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, चाहे रोटेशनल हो। मॉलिक्यूल के नेचर पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग देम। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, उनके दरमियान एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, जो कि इसकी डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, फोर्स ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगा, इन्वर्सली है मतलब। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है वो कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मॉलिक्यूल और सब्सटेंस पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन विच एसोसिएट्स विद द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो है, जो जो मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो मोशन होते हैं किस पे डिपेंड करता है, हीट पे। यानी जैसे ही हम उसकी हीट इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उस मैटर का, तो फिर उसकी जो मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो तेज़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज विद द मैटर इज कंप्रेस्ड। काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, अगर मैटर को हम कंप्रेस करें, उस पर प्रेशर दें तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? अगर इलास्टिसिटी का हम वर्ड यूज़ करें तो हम क्या, हमारे दिमाग में आता है कोई चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल ड्यू टू विच इट रिगेन्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी कि अगर आप अपने हाथ में एक स्केल लें और उस स्केल को आप प्रेस करें, फोर्स लगाएं, तो अगर वो फोर्स बेयर करते हुए बेंड हो जाए, तो यानी वो कितनी फोर्स बेयर कर पा रहा है वो कहलाती है उसकी इलास्टिसिटी। ऐसी प्रॉपर्टी सॉलिड की जिसमें वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं ख़राब करे। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आपका स्केल टूट जाएगा। या कोई भी प्लास्टिक की चीज़ ले लें, आप कोई मैटर ले लें, वो टूट जाएगी। टूटने से पहले तक वो जितनी फोर्स अप्लाई कर सकती है, जितनी वो फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, वो कहलाता है इलास्टिसिटी। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसकी एक्सप्लेनेशन। अ मॉलिक्यूल्स इज सॉलिड हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम ड्यू टू विच रेजिस्ट द प्रोड्यूस चेंज इन द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इलास्टिसिटी सॉलिड्स में कम होती है लेकिन होती है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर आप आयरन पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इतनी जल्दी बेंड नहीं होगी। अगर आप उस पर करेंगे, जैसे कि प्लास्टिक के स्केल पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। स्टील के स्केल पे करेंगे वो भी बेंड होगा। हर मटेरियल की अपनी इलास्टिसिटी होती है, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है फोर्स को, बिफोर इट डिफॉर्म, टूटने से पहले तक जो फोर्स अप्लाई कर सकता है वो कहलाती है इलास्टिसिटी। इलास्टिक लिमिट, द मैक्सिमम लिमिट, जितनी वो प्रेशर फोर्स को बेयर कर सकता है वो उसकी इलास्टिक लिमिट है। उसके बाद वो डिफॉर्म और टूट जाएगा अगर आपने उसमें फोर्स अप्लाई करी। यानी कि स्केल को आपने दो साइड से प्रेस करा, इतना करा कि वो बिल्कुल
टूटने के करीब पहुंच जाएगा और उस पर अपनी ज़रा सी फोर्स अगर इंक्रीज़ करेंगे तो टूट जाएगा। तो वो जो हमारा लिमिट कहलाती है वो कहलाती है इलास्टिक लिमिट। इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और साइज व्हेन द फोर्स इज़ रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। यानी अगर हम उस पर फोर्स रिमूव कर दें तो वापस अपनी शक्ल पे आ जाए, लेकिन अगर थोड़ी सी हमने बढ़ा दी तो वो टूट जाएगी। स्ट्रेस क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इलास्टिसिटी, उसी के हमने एक और इलास्टिक लिमिट, अब है स्ट्रेस। अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट द चेंज इज कॉल्ड स्ट्रेस। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो बॉडी रेजिस्ट कर रही होती है उस फोर्स को, यानी वो अपनी बॉडी रेजिस्ट कर रही होती है अपनी शेप को, वो कहलाता है स्ट्रेस। यानी जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके जवाब में, उसके रिएक्शन में एक बॉडी भी फोर्स लगा रही होती है ऑब्जेक्ट, वो कहलाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को हम सिग्मा से जाहिर करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। इस टॉपिक पे हमने मैटर कर लिया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट और स्ट्रेस। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आएंगे दैट इज स्ट्रेन। अच्छा, उससे पहले हम स्ट्रेस जो हमने पढ़ा था, स्ट्रेस के यूनिट क्या है? स्ट्रेस के यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट होता है। एसआई सिस्टम है जो कि हम मोस्टली यूज़ करेंगे। सीजीएस और एफपीएस सिस्टम में भी गिवन है डाइन पर मीटर और 1 अपॉन फ्लैर आर। स्ट्रेन क्या होता है हमने पढ़ लिया, स्ट्रेस तो हमें समझ में आ गया। स्ट्रेन क्या? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रेन। यानी जब हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर एक आपके पास आपके पास एक आयरन ब्लॉक है, आप उसको हैमर करते जाएं, हैमर करने से वो अपनी उसकी लेंथ में या उसकी वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आएगा, जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा या जो चेंज आएगा वो कहलाएगा स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला, स्ट्रेन है क्या? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ एरिया और वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अगर लेंथ में ये चेंज आ रहा है तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, यानी कितनी चेंज हुई ओरिजिनल लेंथ से। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन। दिस इज़ द एप्सिलॉन, दिस इज़ नॉट द ई। ये सी की तरह बनेगा और इसमें बीच में एक लाइन की एप्सिलॉन डेल्टा एल अपॉन एल। जब आप इन डेफिनेशंस को लिखेंगे तो काइंडली इन फार्मूलाज को प्रॉपर याद करिएगा, 2-3 दफ़ा रीड करिएगा ताकि ये आके न्यूमेरिकल्स में हेल्प आउट करें। ये यूनिट नहीं, क्योंकि ये दो चीज़ों का रेशो है। अच्छा, यंग मॉडल्स क्या है? बेसिकली रिलेशनशिप है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। यंग मॉडल्स जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है। द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडल। यंग मॉडल क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेस का रेशो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्ट्रेन कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो फॉर्मूला क्या बन गया? यंग मॉडल्स इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। इसका फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा। स्ट्रेन क्या है? एप्सिलॉन। y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब सिग्मा किसके बराबर था? हमने पहले पढ़ा था f अपॉन ए के। एप्सिलॉन किसके बराबर था? डेल्टा एल अपॉन एल के। जब हमने इनको यहाँ पे पुट करा तो ये हमारे पास फॉर्मूला बने, क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा ये चीज़ ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगी, डेल्टा एल ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। चलिए मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। हम यंग मॉडल्स का फॉर्मूला हम टाइप करें। यंग मॉडल्स इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था आपको? स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल एन आएगा यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस किसके बराबर होता है? स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा। स्ट्रेन को करते हैं एप्सिलॉन से, यंग मॉडल को वाई से। अच्छा, सिग्मा किसके बराबर है? जब हमने सिग्मा की डेफिनेशन पढ़ी तो सिग्मा किसके बराबर था? एफ अपॉन ए के। हमने डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला लिखा था। और एप्सिलॉन किसके बराबर था? डेल्टा एल ओवर एल। इन दो को हम यहाँ पुट कर देंगे, एफ अपॉन ए देन डेल्टा एल अपॉन एल। y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये इन्वर्स होके ऊपर चला जाएगा, एल अपॉन डेल्टा एल। तो यंग मॉडल का फॉर्मूला बन गया एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये बन गया यंग मॉडल्स का फॉर्मूला। यंग मॉडल्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देख लीजिए, कॉपी वर्क आपको इस तरह से करना होगा। स्ट्रेन की डेफिनेशन, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की डेफिनेशन, फार्मूला, फिर ये इसके बीच में आपको ये लिखना होगा, चाहे तो ये ऐसे लिख लीजिएगा। अगर ये डेरिवेशन समझ नहीं आई, क्योंकि ये इसके बीच में ये 2 पॉइंट्स आएंगे, फिर ये आएगा, तो आप यहाँ से चाहें तो लिख लीजिएगा।
यंग मॉडल्स के बाद हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स क्या होते हैं, करीब कर लूँ थोड़ा। अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इधर आपने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट लिख दिया, फॉर्मूला लिख, इनका डिफरेंस आ गया, इसको कॉपी में एज इट इज़ करना है। कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू सब्सटेंस, यानी कि हमारे पास दो सब्सटेंस की इलास्टिसिटी को हमें कंपेयर करना है। तो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, हमें ये चेक करना है कि उन दो बॉडीज़ के इलास्टिसिटी का क्या रेशियो हो सकता है। एक बॉडी हम कहते हैं ऑब्जेक्ट हमारा प्लास्टिक का हो या दो बॉडीज़ का लेना, तो हमने क्या करना है, कंसीडर टू इलास्टिक सब्सटेंस ऑफ सेम डायमेंशन। हमने करने हैं सेम डायमेंशन के दो ऑब्जेक्ट्स लेने, यानी कि एक हमने वुडन ब्लॉक ले लिया, एक हमने आयरन का ब्लॉक ले लिया। तो हमने जब दो ब्लॉक्स को सपोज कर लिया, वी हैव द टू ब्लॉक्स विद द सेम एरिया और सेम डायमेंशन के टू ब्लॉक्स कंसिडर कर लिया। उनका क्या सेम है, डायमेंशन उनकी सेम है, कॉपी वर्क नहीं है ये, एक्सप्लेनेशन इस तरह से। डायमेंशन हमने क्या कर ली कि वो सेम डायमेंशन के, डायमेंशन उनकी क्या है, सेम है। अच्छा, सबसे पहले जब हमने उस पर स्ट्रेस अप्लाई करा तो स्ट्रेस किसके बराबर है, जब स्ट्रेस अप्लाइड करा तो स्ट्रेस किसके इक्वल है, दोनों पे इक्वली स्ट्रेस अप्लाइड करा। ये है उनका क्या, स्ट्रेन्स। एक बॉडी है एक्स, एक बॉडी है वाई, तो ये जो स्ट्रेन है वो किसका है, एक्स का, और ये जो स्ट्रेन है ये किसका है, वाई का। दो बॉडीज़ हमने सपोज़ की, एक्स और वाई सेम डायमेंशन की, यानी सेम हजम की, वॉल्यूम उनका सेम होगा। दोनों का स्ट्रेन क्या हो गया, जब हमने उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसके जवाब में जो स्ट्रेन हुआ वो क्या था, एक्स का स्ट्रेन था ये, और वाई का स्ट्रेन हमने वाई एन से जाहिर कर दिया। सही, दो स्ट्रेन्स हैं, एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई। अगर एक्स बॉडी का स्ट्रेन है एप्सिलॉन एक्स और इसका है एफ एक्स वाई। अब इनका यंग मॉडल क्या हुआ, यंग मॉडल हम वैसे वाई से शो करते हैं, लेकिन हम यहाँ कर देते हैं ई एक्स से। ये यंग मॉडुलस ऑफ एक्स ये है, और यंग मॉडल्स ऑफ वाई बॉडी का वो ये है। ये समझना थोड़ा ज़रूरी है, ताकि हमें समझ लेंगे तो डेरिवेशन आसान है। ऑफ बॉडी वाई, यानी हमने दो बॉडी सपोज करी एक्स और वाई, जिनकी डायमेंशन सेम थी। उनका स्ट्रेन क्या था, एक बॉडी का स्ट्रेन, एक्स बॉडी का स्ट्रेन है एप्सिलॉन एक्स, एक बॉडी का स्ट्रेन है एप्सिलॉन वाई। स्ट्रेन को एप्सिलॉन से जाहिर करते हैं। एक का यंग मॉडल है एक्स ई एक्स, एक का यंग मॉडल है ई वाई। सही, और सिग्मा उनका क्या है, सिग्मा इज़ द स्ट्रेस। स्ट्रेस सेम अप्लाइड करा यानी उस पर। तो अब हम जब रेशो मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को रेशो किसका मालूम करना है, हमें यंग मॉडल्स का, कि दो बॉडी की इलास्टिसिटी को किस तरह कंपेयर करेंगे। तो यंग मॉडल को ई एक्स अपॉन ई वाई हम मालूम करेंगे, ई एक्स अपॉन ई वाई मालूम करेंगे। ई एक्स अपॉन ई वाई के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, अच्छा हमें ये पता है, यहीं पर हम लिख देते हैं, यहीं पर ही लिख देती हूँ मैं, ताकि वहाँ पे डेरिवेशन भी। अच्छा, हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, हमने सबसे पहले ये चीज़ें बता दी, हमारे पास ये चीज़ें नोन हैं कि हमें, अगर हम ई एक्स लिखेंगे तो उसका मतलब है स्ट्रेन हमारा बॉडी का एक्स है, ई वाई लिखेंगे तो स्ट्रेन हमारा बॉडी का ई वाई है, एप्सिलॉन वाई है। इस तरह से ई एक्स यंग मॉडल को डिफाइन करता है। ई यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या है, क्या पढ़ा था हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एक्स, यही पढ़ा था। यंग मॉडल का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब बॉडी एक्स है तो एप्सिलॉन एक्स, बॉडी वाई है तो एप्सिलॉन वाई। ये यंग मॉडल, यानी ये चीज़ें हमने सपोज कर ली कि एक तरह हमारे पास दो बॉडीज़ हैं एक्स और वाई, उनकी डायमेंशन सेम है, उनका स्ट्रेन है एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई। उनका जो यंग मॉडल है वो ई एक्स अपॉन ई एक्स और ई वाई, सिग्मा उनका स्ट्रेस है, और ये उनका फार्मूला है यंग मॉडल का। जब भी हमें ये रेशो मालूम करना होता है तो हम लोग वो क्या कर देते हैं, डिवाइड। किसका रेशो मालूम करना है, इलास्टिसिटीज़ का। तो यंग मॉडल का रेशो, तो ये ई एक्स किसके बराबर है, एप्सिलॉन एक्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वाई। जब भी डिवाइड में डबल डिवीजन होती है तो ऊपर वाली टर्म क्या हो जाती है, इन्वर्स होकर आती है, सिग्मा अपॉन ई एक्स अपोजिट ई वाई, एप्सिलॉन का बनेगा ही, अपॉन सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ई वाई अपॉन ई एक्स। दिस इज़ ई, ये क्लियरली ई बन रहा होगा,
और ये हमारा एप्सिलॉन बनेगा, यानी ये स्लांटेड सी की तरह बन के उसमें एक ऐसे बनेगा। ये हमारा है अगर EY/EX होगा, सॉरी, यानी हमारे दो बॉडीज़ का हमें कंपैरिजन से हमने ये मालूम कर लिया है कि ये पता चल रहा है कि जिसकी इलास्टिक लिमिट्स कम होगी वो जल्दी डिफॉर्म हो जाएगी। देखें, जो हमने काम किया था उसको लिखेंगे इस तरह से डिफरेंस के बाद। अ बॉडी इज सेड टू बी मोर इलास्टिक इफ इट रिटेन्स इट्स इलास्टिसिटी ऑन एप्लीकेशन ऑफ लार्ज एक्सटर्नल फोर्स, यानी वो बॉडी ज़्यादा इलास्टिसिटी वाली होगी जो ज़्यादा फोर्स बर्दाश्त कर लेगी और अपनी इलास्टिसिटी को देर से खोएगी। दो हमने बॉडी सेम डायमेंशन की सपोज करी, हमने कहा कि जो उनका स्ट्रेस अप्लाइड है वो सेम है। EX एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई उसका स्ट्रेन है और EX और EY उसका मॉड्यूल है। एक्स और वाई डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, एक्स और वाई हमारी दो बॉडीज़ हैं। EX का फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, यंग मॉडल। यंग मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एक्स, सिग्मा अपॉन दो बॉडीज़, इनका रेशियो इस तरह निकाला, कैंसिल कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना आप बॉडी को स्ट्रेस देंगे उतना ही उसके अंदर से स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू के स्ट्रेन, इज इक्वल टू का साइन आया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो के इज़ द कांस्टेंट, के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विद एन इलास्टिक लिमिट। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, विद एन इलास्टिक लिमिट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि एक्सटेंशन मतलब लेंथ, तो फोर्स जितनी आप अप्लाई करेंगे उसमें जो लेंथ इंक्रीज़ होगी, या जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के लगा दिया, के इज़ द कांस्टेंट, तो के किसके इक्वल हो गया, एफ अपॉन एल। के इज़ द कांस्टेंट और इसका लो कांस्टेंट फोर्स, यानी ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ आ गया वर्क कैसे करना है, डिफरेंस बिटवीन, फिर ये इस तरह से लिखना है, कंपैरिजन ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ टू बॉडीज़। ये यंग मॉडल्स का फॉर्मूला तो पेंसिल से लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है इस तरह से भी काम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हुक्स लॉ अप्लाइड टू ए हेलिकल स्प्रिंग, यानी कि एक हमारे पास वुडन ब्लॉक पे 3 स्प्रिंग हमने हैंग कर दिए, यानी हुक्स लॉ को हम स्प्रिंग पे लगा के उसके प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो हमने एक ब्लॉक लिया जिस पे हमने हेलिकल स्प्रिंग लगा दिए, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो ब्लॉक ये नीचे की तरफ मूव करेगा। एक हमने रॉड के ऊपर 3 स्प्रिंग्स को हैंग कर दिया, ये नीचे की तरफ हिलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा और ये रुक जाएगा। एक पे हमने कोई मास नहीं हैंग करा, एक पे हमने मास 4 न्यूटन का है, इस पे हमने मास हैंग करा 4 न्यूटन का, इस पे हमने 2 मास हैंग कर दिए। जिस पे हमने एक मास वो इतना एक्सपेंड हुआ, जिस पे हमने 2 मास हैंग किए वो उसका डबल एक्सपेंड हुआ। ये फोर्स जितनी अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्टेंस के इक्वल है। अब देखें आप, जो डिस्टेंस है वो कम है, इसका है, इसमें सिंगल मास है, इसमें हमने 2 मास हैंग कर दिए तो उसका डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया। अगर हम इसमें और एक और हम स्प्रिंग लगा दें, उसमें हम 3 मासेस ऐड कर दें तो वो 6 4 की जगह 8 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, यानी कि बॉडी में हमारे जितना हम टेंशन दे रहे हैं वेट लटका के वेट को, उतनी ही उसमें एक्सटेंशन हो रही है, वो एक्सपेंड हो रहा है। ये कोई नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट है, ये आप चाहें तो कर सकते हैं कि आपके पास 3 स्प्रिंग्स हैं तो आप उसमें वेट एक ही स्प्रिंग है तो आप उसमें पहले सिंपल स्प्रिंग को देखें तो आप देखेंगे 2 सेंटीमीटर, जब आपने उसमें वेट m लगाया तो वो इतना इंक्रीज़ हो, डबल कर दिया वेट तो ये और हो गया। ये आएगा f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, x हमारा ये डिस्टेंस कवर किया, f इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये डायग्राम भी बनेगी। k is called the constant of proportionality, its unit is न्यूटन पर मीटर। नेगेटिव साइन शो कर रही है कि अपोजिट डायरेक्शन है ये। यहाँ तक आपको करना है, क्या क्या करना है दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करा देती हूँ। मैटर की डेफिनेशन लिखनी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर लिखना है, इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट और स्ट्रेस। स्ट्रेस का यूनिट जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, ये स्ट्रेस का यूनिट आ गया, स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन की डेरिवेशन है। स्ट्रेन की डेरिवेशन आप यहाँ से भी करें, और जो मैंने आपको जो समझाया था ना, एक्सप्लेनेशन दी थी 2 पहले अभी इसी में, विच थोड़ा सा बैक करके वीडियो में, चाहे तो कॉपी वर्क वहाँ से देख लीजिएगा जो आपको आसान लगे। इसमें ये 2 पॉइंट्स बीच में आएंगे, इसके सिग्मा का फॉर्मूला और एप्सिलॉन का फॉर्मूला आपको इस तरह बीच में लिख के फिर यहाँ पे सॉल्व करिएगा।
फिर इनका डिफरेंस करेंगे, फिर टू बॉडीज़ के दरमियान इलास्टिसिटी जो हमने रेशो करा था, देन हुक्स लॉ, उसके बाद हेलिकल स्प्रिंग यहाँ का नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे, जो कि है प्रेशर। फिर प्रेशर पे हमारे जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम्स वर्क करते हैं ये करेंगे। बस अगली 2 क्लासेस में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जब नंबर 10 हमारा ख़त्म हो जाए। सही है। जब भी आप काम करेंगे तो काइंडली फार्मूलाज़ को 2 से 3 दफ़ा रफ में उसी वक्त फ़ौरन लिख लिया करें, रीड आउट कर, ताकि वो याद हो जाए, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना हो। प्रेशर वैसे तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसी पेज पर तो साथ साथ समझा देती हूँ। परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि जो सरफेस पे कोई भी फोर्स एक्ट कर रही हो जो कि परपेंडिकुलर फोर्स हो, वो कहलाती है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। पास्कल किसके बराबर होता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। पास्कल की डेफिनेशन, इट इज़ द प्रेशर व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। अगर हमने 1 न्यूटन फोर्स रखी और एरिया हमारा 1 स्क्वायर मीटर है तो वो कहलाएगा 1 पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्ट जो एटमॉस्फेयर हम पे कर रहा है वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है सी लेवल पे वो होता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm एट मरकरी लेवल, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। यहाँ तक का कॉपी वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि अब मैं नेक्स्ट काम करवाऊँ तो ये हमारा कंप्लीट हो। समझ तो आ रहा होगा डेफिनेटली। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रेशर्स इन लिक्विड से स्टार्ट करेंगे हम, पास्कल्स लॉ करेंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम्स करेंगे। तो उसके लिए आपको भी रेडी रहना होगा। ठीक है, थैंक यू।